हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। अगर आप एसएससी 2026 के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ या फिर जीडी या स्टेनो ही क्यों ना हो, तो आज का यह इंग्लिश का पीवाईक्यू वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। और एक बात याद रखना, एसएससी इंग्लिश में क्वेश्चन चेंज होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते। वोकैबुलरी, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम, एंटोनियम, एसएससी हर एग्जाम में वही सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करता है। बस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, पीवाईक्यू के पैटर्न को घुमा फिरा कर रिपीट करता है। तो ये वीडियो कुल मिलाकर 2026 के आने वाले सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होने वाला है, या फिर यूँ कह लें कि ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर मार्क नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट, एग्ज़ाम ट्रिक और रिपीट होने वाले पैटर्न सब कुछ को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल 2025 का पीवाईक्यू सीरीज़ जो है, इसी से आपका एसएससी 2026 की प्रिपरेशन का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने वाला है, या यूँ कह लें कि एक मजबूत बेस बनने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एसएससी सीजीएल 2025 के इंग्लिश के पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनियम से। जब भी आप कोई सा भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये देखना है, बोल्ड में लिखा गया होता है सिनोनियम पूछा है या एंटोनियम। क्योंकि अगर ये बिना देखे आप किसी पर भी मार्क करके चले जाएंगे तो क्वेश्चन में पूछा होता है सिनोनियम और मार्क कर देते हैं एंटोनियम, पूछा होता है एंटोनियम और मार्क कर देते हैं सिनोनियम। तो ये सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप वर्ड्स को देखेंगे कि वर्ड में क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है परफिडियस। तो अगर आप यहाँ पर देखें ओ यू एस है, और ओ यू एस किसके एंड में आता है, एडजेक्टिव के। ओ यू एस जो सफिक्स है वो हमेशा एडजेक्टिव के एंड में ही आते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका परफिडियस गिवन है, तो इसमें जो ये फिड है, ये फिड का मतलब होता है भरोसा। क्योंकि ये जो फिड है ये है रूट वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, भरोसा या भरोसेमंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट वर्ड फीड या फिडो का मतलब क्या होता है, भरोसा या फेथ। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया था परफिडियस। ये यू ओ यू एस से ये हो गया एडजेक्टिव, और फिड हो गया भरोसा, और पर से हो गया ये कि किसी पर भरोसा ना करना। तो क्या होता है कि विश्वासघाती लोग जो होते हैं उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। विश्वासघाती लोग हमें धोखा भी देते हैं, विश्वासघाती होते हैं वो। तो परफिडियस का मतलब क्या हुआ, भरोसा ना करने योग्य इंसान, मतलब कि विश्वासघाती, ठीक है। और इसका जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा, फेथफुलनेस, जो कि विश्वासघाती होता है, ठीक है। डिसलॉयलिटी, धोखा देना। इनफिडिलिटी, फिड, फिड का मतलब भरोसा और इन का मतलब ना। तो इनफिडिलिटी मतलब कि भरोसा ना करने योग्य। तो ये भी क्या हो गया, इसी का सिनोनियम हो गया। ट्रिचेरियस, किसी को भी अगर पैसे मिल जाए तो वो धोखा ही देगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ट्रीसन, जिस सन के पास पैसा आ जाता है तो वो भी क्या करता है, पेरेंट्स को धोखा देता है। डिसाइड, डिसाइड का मतलब भी धोखा होता है। सेडिशन, सेडिशन तो आपको अच्छे से पता होगा, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेडिशन का मतलब भी क्या होता है, धोखा। बिट्रेयल, डिसऑनेस्ट, तो इन सब का मतलब विश्वासघाती, धोखा या फिर गद्दारी से होता है, ठीक है। इनका मतलब होता है गद्दारी। अब इस परफिडियस का हम एंटोनियम देखते हैं, ठीक है। परफिडियस का एंटोनियम क्या होगा, फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब वफादारी होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा सिनोनियम, फेथफुलनेस, लॉयलिटी, ऑनेस्ट, ड्यूटीफुलनेस, होमेज, ओबिसेंस, कंसिस्टेंसी, फियलिटी,
स्टीड फास्टेडनेस, ट्रस्टवर्थीनेस। तो ये सारे हो गए सिनोनियम और एंटोनियम, दोनों ही देख लिया आपने। ये परफिडियस के हैं सिनोनियम्स और ये इसके हो गए एंटोनियम्स। ठीक है, डन। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था परफिडियस। परफिडियस का मतलब क्या होता है? विश्वासघाती या धोखेबाज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट का मतलब तो धोखेबाज होता नहीं है, ये गलत। फेथफुलनेस, फेथफुलनेस भी लॉयल्टी को दर्शाता है, तो ये भी गलत। ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस मैंने बताया ना कि जिसके पास पैसा आ जाता है तो वो सामने वाले को धोखा दे देता है, मेनली बिजनेस में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया इसका करेक्ट आंसर। और लॉयल्टी का मतलब फीड से है, ठीक है, भरोसे से है, तो ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ईडीएम से, एंड ईडीएम में पूछा है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन चॉइस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, जिसके बाद आपको बिना रटे ये ईडियम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको फीडबैक देना है कमेंट में कि अगर जो आपको ईडियम्स इस तरीके की स्टोरीज से अच्छे से समझ आते हैं तो येस कमेंट और हार्ट कमेंट करना है, ताकि मैं आगे से सारे ईडियम्स को इसी तरीके से स्टोरी लेकर आऊँ और स्टोरी की हेल्प से समझाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टोरी देखते हैं। थॉमस हॉब्सन नाम का एक आदमी था जिसकी हॉर्स को रेंट पर देने की दुकान थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के पास में स्टूडेंट और टीचर सभी लोग उसके पास आते थे, लेकिन सबकी डिमांड एक ही थी कि सर मुझे ऐसा हॉर्स दो जो कि देखने में तो सुंदर हो ही, लेकिन वो बहुत तेज चलता भी हो और स्पीड उसकी ज़्यादा हो। अब आप सोच कर देखिए कि एक दुकान में कितने ही ऐसे हॉर्स होंगे। कुछ ऐसे हॉर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता था, जिनकी वजह से उन सभी हॉर्सेस का डेथ हो जाती थी। अब हॉब्सन ने सोचा कि ऐसे तो सारे घोड़े मर जाएंगे, जो भी 40-50 घोड़े हैं ऐसे तो ये सारे मर जाएंगे और बिजनेस ठप पड़ जाएगा। उन्होंने क्लियर बोला, आज के बाद अगर कोई इंसान मेरे पास घोड़ा मांगने आएगा तो जो घोड़ा गेट के सबसे ज़्यादा करीब होगा वह उस इंसान को लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको कोई और घोड़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि उस एरिया में सिर्फ एक ही दुकान थी, तो वहाँ पर हॉब्सन्स की बात को ही सबको मानना पड़ा और यहाँ से ये ईडियम बनी हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि या तो चॉइस फॉलो करो, नहीं तो आपके पास में कोई भी चॉइस नहीं होगी। Take the horse nearest the door, or take none. But sir, that one's lame. Then walk, sirrah. A Hobson's choice indeed. तो ऐसी स्टोरी के साथ ईडियम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी स्टोरी से ये आया है टेक द हॉर्स नियरेस्ट द डोर और नन। तो इस ईडियम का रियल मतलब आपको पता चला कि यहाँ पर नो रियल चॉइस, कोई रियल चॉइस नहीं है एट ऑल। एंड और एक और चीज़, टू एक्सेप्ट द ओनली ऑप्शन ऑफर्ड और नथिंग। जो भी आपको दिया गया है ऑप्शन उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रियल चॉइस कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है अ डिलेमा बिटवीन टू एविल्स, नहीं, स्टोरी में कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर डिसीजन, ये भी नहीं होगा। नो रियल चॉइस एट ऑल, तो यही ऑप्शन होगा कि या तो ये लो, नहीं तो कोई और चॉइस नहीं है। तो आपको स्टोरी से ईडियम पढ़कर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम यहाँ पर भी देखिए आप परफिडियस का ही एंटोनियम भी पूछ लिया है। तो परफिडियस का मतलब होता है धोखेबाजी। सिनोनियम जो था वो था बिट्रेयल।
faithfulness, disloyal, एंड ये सारे मैं जो लिख रही हूँ ये सिनोनियम है परफिडियस का, ठीक है, मतलब कि इसका मीनिंग, और ट्रीचेरियस। तो ये सारा मतलब था, मीनिंग था, यानी कि सिनोनियम था परफिडियस का। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, एंटोनियम। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका एंटोनियम भी बताया था। एंटोनियम इसका क्या होगा, धोखेबाजी का एंटोनियम होगा वफादारी। ओके, एंड वफादारी का क्या होता है, लॉयलिटी, फिडिलिटी एंड होमेज। तो ये सारे सिनोनियम आपको, ये सारे सिनोनियम इंटोनियम जितने भी परफिडियस के थे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे ये रिपीट हो रहा है सेम वर्ड। अब देखते हैं इसका आंसर। तो ये बिट्रेयल नहीं होगा, परफिडियस का एंटोनियम चाहिए ना, तो ये तो सिनोनियम है। फेथलेस, ये भी सिनोनियम है, इसका मतलब ये होता है धोखेबाजी। फेथ का मतलब विश्वास और लेस का मतलब ना, तो बिना फेथ के, तो फेथलेस, तो ये भी नहीं होगा। ट्रीचेरियस मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है लॉयल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है मिस स्पेल्ड वर्ड से। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से वर्ड का स्पेलिंग जो है कि वो गलत है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स, जितने भी सिनोनियम, एंटोनियम या कहीं पर भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो ध्यान से रीडिंग करके ही इसको एनहांस किया जा सकता है। क्योंकि इसके लिए आपको रटने से ये मिस स्पेल्ड वर्ड को आप इतने अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाएंगे, जितनी भी आप वर्ड्स को रीड करते हैं तो उसको ध्यान में रखिए और उन वर्ड्स को स्पेलिंग लिख लिख कर एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छे से स्पेलिंग्स लर्न हो जाएंगी। तो ये वाला जो स्पेलिंग है ये करेक्ट है, ये स्पेलिंग भी करेक्ट है और ये स्पेलिंग भी करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग ही गलत है। अब देखते हैं क्यों गलत है। पहला है वाइसरिन। वाइसरिन क्या है कि ये होती है वाइफ ऑफ वाइसरॉय। जिस तरीके से मिश्रा की बीवी को मिसराइन बोलते हैं, वैसे ही कुछ वाइसरॉय की वाइफ को वाइसरिन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा फ्लॉक्सिनो हीलीपिलिफिकेशन। एंड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है किसी भी चीज़ को पूरी तरह से बेकार या तुच्छ समझने की आदत। तो इसकी स्पेलिंग ये होती है और इसकी ये होती है। और नेक्स्ट है डेफनेस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है किसी को खिड़की से बाहर फेंक देना, मतलब थ्रो समवन आउट ऑफ अ विंडो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिसेंस। इसी की स्पेलिंग गलत है जो कि हमारे ऑप्शन में 4th नंबर पर था, इसका स्पेलिंग गलत है। और यहाँ पर एरर क्या है, एरर है यहाँ पर ए आया है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग में यहाँ पर आता है ई, ओके। एंड इसका मतलब होता है सटीक उदाहरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, इसी में मिस स्पेल्ड है। डन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बोला है कि करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ CSF शंट प्रोसीजर, मतलब CSF शंट प्रोसीजर का करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन सा है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक छोटी सी स्टोरी टाइप में या फिर छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी, जिससे कि आपको पहले ये पता चले कि CSF शंट प्रोसीजर होता क्या है और इसके स्पेलिंग को हम कैसे डिवाइड करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। CSF शंट प्रोसीजर को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, ठीक है, जिसको कि हम VP शंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए एक्सेस साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, जो कि ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ये वीडियो में आपने इस बच्चे को बहुत देखा होगा वायरल वीडियोज़ में, जिसमें कि इस बच्चे का जो हेड है वो स्वेलअप हो चुका है। इसके अंदर ये जो फ्लूइड है, साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड भर चुका है इसके सिर के पास वाले एरिया में। यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इन वेंट्रिकल्स के आसपास यहाँ पर ये फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से फिर ये जो सिर होता है ये स्वेलअप होने लगता है और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेलस।
हाइड्रोसेफेलस क्या होता है कि मस्तिष्क में तरल का निकास, ठीक है, और इसकी वजह से ही जो ये प्रोसीजर करके और ऑपरेशन किया जाता है। ये संट एक पाइप, ये जो पाइप होता है इसको इंसर्ट किया जाता है और इस फ्लूइड को फिर ये धीरे धीरे स्टमक में आता है और फिर वापस से जो ब्रेन है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। अब हम इस टर्म को देखते हैं, तो ये टर्म क्या है, वेंट्रिकुलो। वेंट्रिकुलर का मतलब क्या होता है, रिफर टू द ब्रेन का वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं उसको रिफर करता है ये वेंट्रिकुलो। और पेरिटोनियल का मतलब होता है कि पेरिटोनियल कैविटी ऑफ एब्डोमेन। ये जो स्टमक है, इस स्टमक का जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसको रेफर करता है। तो ये संट जो है ये ऑपरेशन करके ये जो ट्रीटमेंट होता है तो इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करके यहाँ से फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो स्पेलिंग अब आपको अच्छे से याद होगा, क्या हो गया कि वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकुलो वेंट्रिकुलो वेंट्रिकुला, तो ये यहीं पे खत्म, ये वेंट्रिकुलो, ठीक है। फिर है पेरिटोनियल, तो पेरी, तो यहाँ पर पेरी पेरी पेरी, ये गलत, ठीक है। टोनियल, टोनियल में टोनियल टोनियल, अब ये भी खत्म क्योंकि टोनल बोल दिया है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बच गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से एंड बोला गया है एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना या फिर फटकारना, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा करना। तो चलिए पहले हम क्रिटिसिज्म की सिनोनियम और एंटोनियम्स देखते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म मीन्स निंदा करना, सेंश्योर जो ज़्यादा श्योर होता है और फिर उससे कुछ गलती हो जाती है तो लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। पेजोरेटिव जो जोर जबरदस्ती किसी से पैसे पे करवाता है तो उसकी भी क्या होती है, निंदा होती है। रेंट जो कोई भी रेंट मांगता है उसकी भी क्या होती है, निंदा होती है। डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब किसी को डिफेम करना, किसी की बेइज्जती करना, निंदा होती है। साइनिज्म, साइनिज्म जिसको साइकिल चलाना नहीं आता उसकी भी लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। टाइरेड अगर जो कोई भी जोकर की तरह रेड टाई पहन कर आएगा तो उसकी भी क्या होगी, निंदा होगी। जर्मेड, जर्मेड का मतलब अगर कोई भी इंसान मैड होता है और खुद को ही जलाने की कोशिश करता है तो उसको क्या बोलते हैं, जर्मेड, और उसकी लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, बातें बनाते हैं। ओब्लोक्यू, ओब्लोक्यू मतलब कोई भी आड़ा टेढ़ा तिरछा चल रहा होता है तो उसको भी लोग निंदा करते हैं। कलुमनी, कलुमनी का मतलब कलमुही करके या फिर ऐसे बोल करके लोग निंदा करते हैं। इनवेक्टिव, इनवेक्टिव क्या होता है, जो इंसान एक्टिव नहीं होता, अच्छे से काम नहीं करता, लोग उसकी निंदा करते हैं। लाइबल, लेबल लगा देते हैं कि इसकी निंदा ही करनी है। क्लास में होते हैं ना एक आध लोग जिसको सब लोग बुली करते हैं, वही। डाइट्राइब, डाइट्राइब का मतलब होता है जो ड्राइविंग नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये याद करने के लिए ट्रिक्स बता रही हूँ, इट मीन्स कि नहीं कि इसी का मतलब यही होता है। डाइट्राइब अगर कोई ड्राइविंग नहीं कर पाएगा तो उसकी निंदा होगी। हरेंग्यू, हरेंग्यू का मतलब जो हार जाता है उसकी निंदा होती है। फ्लैग, फ्लैग का मतलब गोल्ड फ्लैग जो पीता है हम लोग उसकी निंदा करते हैं। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब भी होता है निंदा करना। ईगोमनी जो ईगो वाले लोग होते हैं उसकी भी क्या होती है, निंदा होती है। अप्रेंटिस जो कि नौसिखिया होता है, काम को बार बार करके बिगाड़ देता है तो उसकी भी क्या होती है, निंदा। पिलौरी, पिलौरी का मतलब भी होता है निंदा करना। ये तो हो गए क्रिटिसिज्म के सिनोनियम्स। अब हम इसके एंटोनियम्स भी देख लेते हैं। एंटोनियम्स क्या होगा, अगर निंदा करना होता है तो उसकी प्रशंसा की जाए तो उसको हम बोलेंगे कि ये इसका विपरीत है। तो प्लॉडिट, तो वो ऑडिट मतलब कि वो एडिटर जो प्रो हो उसकी हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और कितनी तेज तेज से करते हैं, लॉर्ड। एप्लॉस, एप्लॉड, ऑडिट, ये सारे का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। इकोमियम, इकोमियम अगर जो कोई ज़्यादा पैसे कमाता है तो उसकी भी क्या होती है, प्रशंसा होती है। प्रेज, प्रेज़ का मतलब प्रशंसा करना, अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट पास करते हैं तो वो भी होता है प्रशंसा करना। जो अक्लमंद होता है, अक्लेम, उसकी भी हम क्या करते हैं, प्रशंसा। एडोर, डोर पर आकर कोई नॉक करे तो उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं ना कि मेहमान आए, भगवान। एक्सटोल,
और अगर एक्स आपके टोल के पैसे दे दे तो आप उसकी क्या करोगे? प्रशंसा करोगे। पेनिजराइज, इसका मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। कमेंडेबल, प्रशंसा करना। अब ज़्यादा प्रशंसा हो जाती है किसी की तो वो खुशी के मारे कूदने लगता है, तो कुदोस भी क्या होता है? प्रशंसा करना। एप्रोबेशन, प्रो लोगों का हम क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। साइटेशन का मतलब प्रशंसा, ओवेशन का मतलब प्रशंसा, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। जैसे कि अगर जो पेरेंट्स होते हैं वो तो हमेशा दूसरे के बच्चे के एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखो उसके बच्चे के इतने मार्क्स आए, तो इस तरीके से एग्जाम्पल देकर उस दूसरे के बच्चे की प्रशंसा करते हैं। तो ये हो गया प्रशंसा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, सिनोनियम और एंटोनियम। चलिए अब क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। क्वेश्चन में बोला था वन वर्ड, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रिटिसिज्म, निंदा का सिनोनियम ही होगा। तो ये है सेंस्योर, जो ज़्यादा श्योर होता है उसकी क्या होती है? निंदा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर इन ऑप्शंस को देखकर ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन एडवर्ब से हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं? एडवर्ब हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर बोला है कि द स्टार्टअप स्केल्ड सो रैपिडली, जो स्टार्टअप है वो इतनी रैपिडली स्केल्ड हुआ, मतलब आगे बढ़ा, दैट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कुड डैश कीप पेस, कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी गति स्लो रह गई। तो यहाँ पर पेस का मतलब होता है गति। ओके। और ये द स्टार्टअप क्या है? सब्जेक्ट। स्केल्ड क्या है? वर्ब। और इतनी रैपिडली स्केल्ड हुआ, तो स्केल्ड की विशेषता बता रहा है, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम बोलते हैं एडवर्ब। अब कितनी रैपिडली? सो रैपिडली, तो रैपिडली की भी विशेषता जो बताए उसको भी हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। मतलब कि एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब ही होता है। अगर अभी तक आपको एडवर्ब वर्ब में कोई भी कंफ्यूजन है तो माइंड मैप से क्लियर करें। यहाँ पर आपको आई बटन पर माइंड मैप मिल जाएगा, माइंड मैप की वीडियो मिल जाएगी एडवर्ब की, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये डेट, डेट क्या है? कंजंक्शन। फिर उसके बाद इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। कुड क्या है? वर्ब, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब। और कीप क्या है? मेन वर्ब। और पेस क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर एडवर्ब की ज़रूरत है, लेकिन कैसा एडवर्ब? जो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो एडवर्ब आए, फिर उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आए। ओके। तो स्टार्टअप तो रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी गति स्लो थी, ना के बराबर थी। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब ना के बराबर हो। ठीक है। मतलब कि मिनिमम, बहुत ही कम गति से वो बढ़ रहा हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सारे वर्ड्स के मतलब जानेंगे। ठीक है। मेयरली का मतलब होता है केवल, मतलब कि जस्ट या फिर ओनली। ठीक है। ही इज मेयरली अ चाइल्ड, वह केवल एक बच्चा है। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि वहाँ पर हमें चाहिए कि जो गति है वो ना के बराबर गति है, एकदम मिनिमम गति। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये केवल तो वहाँ फिट होता नहीं है। ठीक है। ऑल बट, ऑल बट का मतलब होता है ऑलमोस्ट या नियरली, लगभग। ठीक है। ऑल बट का मतलब होता है लगभग। और जैसे कि द प्लान इज ऑल बट फिनिश्ड, मतलब कि जो प्लान है वो लगभग खत्म होने वाला है। ओके। बेयरली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, ओनली जस्ट या फिर बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था? वहाँ के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए था कि बहुत ही धीमी गति से काम, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ रहा था, बहुत ही धीमी गति से, मतलब मिनिमम डिग्री। तो बेयरली, तो यही इसी की हमें उस क्वेश्चन में ज़रूरत है। ठीक है। अब हम देखते हैं स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब होता है शायद ही, शायद ही ऐसा कुछ होगा। जैसे कि हार्डली, ऑलमोस्ट, नॉट एट ऑल, ना के बराबर, एकदम ही ना के बराबर इसका सेंस आता है। ठीक है। और इसका सेंस आता है कि सम, मतलब मिनिमम डिग्री में, कम डिग्री में, लेकिन इसका मतलब होता है ना के बराबर। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे बेयरली को। ठीक है। क्योंकि स्कार्सली का यूज़ क्यों होता है? लैक और एब्सेंस बताने में। अगर कोई चीज़ ना के बराबर है ही नहीं, या फिर लैक है या फिर एब्सेंट है, तो वहाँ पर हम स्कार्सली का यूज़ करेंगे।
लेकिन धीमी गति के लिए या फिर मुश्किल से के लिए हम बेयरली का यूज़ करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते ही आप पहले तो ये ऑप्शन देखिए। ये सारे ऑप्शन जो है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में देखिए, रेयर दो मतलब दुर्लभ होने के बावजूद द फिनोमिना इज, ये फिनोमिना या फिर ये घटना, इट कैन अकर प्रोलॉन्ग्ड ड्राफ्ट कंडीशन, लंबे समय तक रहने वाले सूखे की स्थिति में घटित हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन फिट बैठेगा वो हम देखेंगे। अभी हम पहले इन सभी प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं ये देखते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने माइंड मैप की वीडियोस कराई थी, तो उन वीडियोस में मैंने प्रीपोजिशन पूरा अच्छे से माइंड मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करके हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन था टू वर्ड। टू वर्ड का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन प्लस मूवमेंट। जहाँ पर हमें डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों को इंडिकेट करना होता है वहाँ पर हम टूवर्ड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अ टाइगर मूविंग टूवर्ड हर, तो टाइगर मूव कर रहा था और किसकी तरफ मूव कर रहा था? हर की तरफ, ठीक है? तो ये हो गया टूवर्ड। अगला था अमाइड और एमंग। तो आपको अभी इन चारों के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। जैसे कि बिटवीन, बिटवीन का यूज़ होता है दो चीज़ों के लिए या फिर जिस सेंटेंस में एंड हो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। एमंग का यूज़ होता है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए और ये होते हैं काउंटेबल नाउन्स। और अमंग जो यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड से पहले ही होता है, ठीक है? जैसे कि देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न अमंग द फ्रेंड्स, तो ये एफ क्या है? एफ है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है इसीलिए यहाँ पर क्या आया है? एमंग आया है। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एमंग्स्ट भी होता है। एमंग्स्ट का यूज़ भी मोर देन टू के लिए होता है, लेकिन वो वोवल साउंड के लिए होता है। वोवल साउंड वर्ड से पहले होता है। तो यहाँ पर देखिए, देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न एमंग्स्ट अस, ठीक है? तो ये अस का यूज़ जो है ये क्या है? एक वोवल है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एमंग्स्ट का, और यहाँ ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे एमंग का। दोनों का ही यूज़ होता है दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, ओके? अमाइड का यूज़ कहाँ होता है? ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन प्लेस के सेंस में होता है। जैसे कि सी सिटिंग अमाइड द गर्ल्स, वह लड़कियों के बीच में बैठी हुई थी, ठीक है? तो यहाँ पर प्लेस का बोध हो रहा है कि कहाँ बैठी थी? बीच में, तो इसलिए अमाइड का यूज़ हुआ। अब आपको बिटवीन, एमंग और एमंग्स्ट में या फिर अमाइड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अंडर, ठीक है? जो कि फोर्थ ऑप्शन था हमारा। क्वेश्चन के लिए क्या ज़रूरी है वही कर लेते हैं। तो अंडर का यूज़ होता है फिजिकल पोजीशन बताने के लिए। जैसे कि कोई सामान किसी चीज़ के नीचे है तो लोअर देन मतलब मेजरमेंट कोई चीज़ कम है, या फिर एज किसी की किसी कम है या क्वांटिटी कम है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट टू कंट्रोल अथॉरिटी, मतलब कि कोई चीज़, जैसे कि ये कंट्री पूरा का पूरा अगर किसी अथॉरिटी के अंडर है, जैसे कि द कंट्री इज़ अंडर द मार्शल लॉ, ठीक है? अभी हमको मेनली फोकस करना है स्टेट एंड कंडीशन पर, ठीक है? क्योंकि वो जो हमें स्टेट दिया था, ड्राफ्ट कंडीशन दी थी, ठीक है? तो अंडर का यूज़ कहाँ पर होगा? कंडीशन बताने के लिए, कंट्रोल बताने के लिए, लोअर देन मेजरमेंट या एज बताने के लिए, या फिर फिजिकल पोजीशन बताने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडर। अभी हमने देखा कि टू वर्ड तो डायरेक्शन बताता है, ठीक है? अंडर क्या बताता है? कि कौन से कंडीशन में। डन। क्वेश्चन नंबर 9 है एरर डिटेक्शन से। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें एरर क्या है वो डिटेक्ट करना है और बताना है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम एरर डिटेक्शन इस क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को करने से पहले कि नाउन क्लोज क्या होता है। नाउन क्लोज जो होता है वो WH वर्ड्स जो होते हैं उनका प्लस क्लोज का कॉम्बिनेशन जो होता है, इसी को हम बोलते हैं नाउन क्लोज, ठीक है? अब ये नाउन क्लोज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी के भी तरह बिहेव कर सकता है, ओके? तो यहाँ पर ये जो डेट प्लस क्लोज का कॉम्बिनेशन दे रखा है वो कैसा बिहेव करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, ठीक है?
तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह अगर बिहेव करेगा तो इसके साथ ये वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, डैट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अब इसको भी जानने के लिए आपको एक और चीज़ जानना है कि क्लोज क्या होता है। उससे पहले क्लोज समझने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा फ्रेज और क्लोज में अंतर क्या होता है। फ्रेज जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है, और ना ही इसके पास कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जो क्लोज होता है उसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और इसका मीनिंगफुल सेंस बनता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लोज होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, प्रीपोजिशन और नाउन है, ये क्या है, फ्रेज, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ठीक है, दो क्लोज हो गए, ये एक क्लोज है और ये एक क्लोज है और इन दोनों को जोड़ने वाला ये कंजंक्शन है। इतना आपको क्लियर हो गया कि क्लोज और फ्रेज में अंतर क्या है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ही क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक क्लोज। ये डैट इसके आगे आने की वजह से ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। ये पूरा कैसा बिहेव करेगा अब, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, ओके, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसीलिए ये वाला यहाँ पर जहाँ पर आर लगा है ये वाला गलत है। डन, इतना आपको क्लियर हुआ कि यहाँ क्या है, डेट, और मैंने बोला था WH वर्ड या फिर डेट, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये किसी भी क्लोज के आगे लगकर उसको सिंगुलर नाउन बना देते हैं, ओके, कि ये डेट है। उसके बाद द रिपोर्ट, द रिपोर्ट कैसा वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। फेल्ड क्या है, वर्ब। टू है प्रीपोजिशन, और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। देन अगेन यहाँ पर ऑफ है, इस ऑफ के बाद द कम्युनिटी अनरेस्ट है, तो ये भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। अब अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एक क्लोज, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और इसके आगे ये डेट दिया हुआ है, तो इसके वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज, ठीक है, सिंगुलर नाउन क्लोज। एंड इस वजह से यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, पर यहाँ पर इन्होंने वर दे रखा है जो कि प्लूरल के लिए यूज होता है। तो एरर कहाँ पे है, यहीं पर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। एंड यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना है, WH वर्ड तो है ही, प्लस कुछ और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ क्लोज लगकर सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करता है, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नाउन क्लोज के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूं, तो एक सेपरेट एक वीडियो मैं बना दूंगी, आप वहां से जाकर देखकर अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। 2025 के मैक्सिमम एग्जाम्स में ये नाउन क्लोज आया ही आया है। क्योंकि इस वीडियो में इतना सारा डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बनाना सूटेबल रहेगा। वो वर्ड्स मैं आपको लिखवा देती हूँ, डेट, वॉट, whatever, whom, whoever, whom, whomever, why, when, where, how, etc। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद क्लोज गिवन है तो वो नाउन क्लोज की तरह बिहेव करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एरर डिटेक्शन से है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है नॉट और ये है बट, ये नॉट और बट का ही पूरा खेल है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे आपको पहचानना आना चाहिए। ये बट क्या होता है, कंजंक्शन होता है, तो नॉट और बट कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। अगर यहाँ पर नॉट के बाद फ्रेज है तो बट के बाद भी फ्रेज ही आना चाहिए। अगर यहाँ नॉट के बाद क्लोज है तो यहाँ पर भी क्लोज ही आना चाहिए, ओके। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये व्हाट आ गया है, फिर ये वर्ब, और फिर यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, ठीक है। तो
ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो रहा है और वॉट भी आ रहा है, तो ये एक क्लोज की तरह बिहेव कर रहा है और क्लोज प्लस वर्ट मिल करके ये पूरा यहाँ तक बना रहे हैं एक नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया है इज। तो यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। नॉट के बाद यहाँ ये क्या है, इट्स। इट्स होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रपोज्ड होता है एडजेक्टिव, और ये अलाइनमेंट है नाउन, और ये ऑफ के बाद ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, फिर यहाँ ये बट है, तो बट के बाद यहाँ बट डैट के बाद यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा कॉम्बिनेशन बन क्या रहा है, बनना तो चाहिए इनमें से कोई सा, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन बन क्या रहा है, नॉट के बाद यहाँ आ रहा है फ्रेज और बट के बाद यहाँ आ रहा है क्लोज, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्लोज में यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्लोज हो गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये नॉट है, ये बट है, और इसके बाद ये इट्स प्रपोज्ड, ये एक फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर बट के बाद ये जो बट डैट है इसके बाद इट प्रेज्यूम्स, ये क्या है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये एक क्लोज की तरह काम कर रहा है। ओके, लेकिन हमें अगर यहाँ फ्रेज है तो यहाँ भी फ्रेज ही चाहिए, इसीलिए इसको हम चेंज करेंगे, और चेंज करके क्या बनेगा, ये इट्स प्रिजम्पशन। ठीक है, और ये हो गया एक फ्रेज। अब ये एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है। अब हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, नॉट और बट वाला। अब यहाँ पर नॉट के बाद भी फ्रेज आ रहा है और बट के बाद भी फ्रेज आ रहा है। एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है एक्टिव पैसिव से। एक्टिव दिया है, हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, दे हैव बीन नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस ऑफ द आर्काइव फॉर ईयर्स। ठीक है, तो जब भी ऐसा एक्टिव पैसिव आता है तो आपको सिर्फ इस पे, ये जो वर्ब दी गई होती है इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। हैव बीन नेग्लेक्टिंग, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है उस पर ध्यान देना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। गिवन क्वेश्चन में जो वर्ब था वो था हैव बीन नेग्लेक्टिंग, जो कि होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए क्या होता है, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट क्या है, वर्ब, और इसके साथ ये है आईएनजी। ओके, तो इसको अगर हम पैसिव में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, हैज़ हैव बीन प्लस बीइंग देन V3। ठीक है, तो अभी हमको ध्यान देना है हैज़ हैव बीन प्लस बीइंग पर। यहाँ देखिए हैड बीन है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाना है, तो प्रेजेंट में होना चाहिए, तो पास्ट में जा रहे थे, रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ इज बीइंग है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हैज़ बीन बीइंग चाहिए, तो ये वाला भी हो जाएगा गलत। वॉज बीइंग है, ये पास्ट में चला गया, ये भी गलत। अब यहाँ पर देखिए हैज़ बीन बीइंग नेग्लेक्टेड, फिर उसके बाद बाय देम, तो मेंटेनेंस ऑफ आर्काइव्स हैज़ हैव बीन नेग्लेक्टेड बाय देम फॉर ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो एक्टिव पैसिव बनाते टाइम सिर्फ आपको सबसे पहले आपको देखना है वर्ब कौन सी लगी हुई है, और वर्ब देखने के बाद आपको टेंस पहचानना है, और टेंस पहचानने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो रूल है वो रूल अप्लाई कर देना है। ओके, ये 3 स्टेप आपको एक्टिव पैसिव बनाते टाइम याद रखना है। ये रूल्स हैं जो कि एक्टिव पैसिव बनाने में काम आती हैं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वहाँ से आप देखकर इसे समझ सकते हैं, या फिर हो सकता है कई बच्चों ने तो पढ़ भी रखा हो। तो ये रूल है, आप क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार इसे ज़रूर देख लेना। अभी हम इस वीडियो में इसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है होमोनिम्स से। होमोनिम्स को हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं सेम वर्ड लेकिन डिफरेंट मीनिंग। वर्ड्स तो सेम होते हैं, एग्जैक्ट सेम, लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं। जैसे कि बैट, बैट को हम बोलते हैं, एक मीनिंग इसका होता है चमगादड़, और दूसरा इसका मीनिंग होता है वो क्रिकेट वाला बैट बॉल वाला बैट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉयर बिगेन द इनरॉइट एट द प्रिस्ट सिग्नल। तो कॉयर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये कॉयर का मतलब क्या होता है। तो कॉयर होते हैं गायक,
गायक का एक मंडल होता है तो उसको हम बोलते हैं कोयर, या फिर हम बोल सकते हैं इससे ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ओके, उसके बाद बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू। एंड इनरॉइट, इनरॉइट का मतलब होता है प्रवेश गान या फिर आरंभिक भजन। ठीक है, प्रवेश गान या फिर आरंभिक भजन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं ओपनिंग पार्ट ऑफ प्रार्थना, ओपनिंग पार्ट ऑफ प्रार्थना। ओके, एट यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन। पृष्ठ का मतलब होता है पुजारी, और सिग्नल का मतलब है संकेत। हमने ये जान लिया एक एक शब्द का मतलब क्या है। अब इस पूरे का मतलब ये है कि पुजारी के संकेत पर गायक मंडल ने प्रवेश गान शुरू कर दिया, मतलब कि शुरुआती जो बिगनिंग पार्ट ऑफ होता है गाने का, किसी भी गाने का, एंड ये रिलीजियस सॉन्ग है। ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग का शुरुआती पोर्शन। डन, इतना क्लियर है? तो अब हम एक एक ऑप्शंस को देख लेते हैं, जैसे कि द चाइल्ड संग द इनरॉइड ड्यूरिंग द इंटरमिशन। ठीक है, तो इस पूरे वर्ड का मतलब ये है कि ब्रेक के दौरान बच्चों ने संगीत की प्रस्तावना गाई, मतलब कि यहाँ पर किसी भी संगीत, किसी भी एक गाने का शुरुआती पार्ट। ठीक है, यहाँ पर इस इनरॉइड का मतलब रिलीजियस पार्ट से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसी भी गाने का शुरुआती पोर्शन इन्होंने गाया। कब गाया? ब्रेक के समय। इंटरमिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक। रिलीजियस मतलब नहीं है, तो इसीलिए यही हो सकता है इसका होमोनिम। ओके, द इनरॉइड वॉज रिप्लेस्ड बाय एन ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है तुरंत बनाया गया सॉन्ग या फिर म्यूजिक। ठीक है, और रिप्लेस का मतलब आपको पता है बदल दिया गया। और ये ऑर्गन का मतलब यहाँ पर क्या है? इस ऑर्गन का मतलब यहाँ पर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रार्थना के शुरुआत में जो शुरुआती भजन गाया जाता था उसे नहीं गाया गया, इसके बजाय ऑर्गन वादक ने तत्काल अपने धुन बजा दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। इनरॉइड का यहाँ पर भी मतलब क्या जा रहा है? रिलीजियस, रिलीजियस मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है द मिसल, तो यहाँ पर भी रिलीजियस है और इसमें भी रिलीजियस ही था, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है द मिसल इंक्लूड लैटिन टेक्स्ट फॉर द एंड्रॉइड, मतलब यहाँ पर क्या है? वो जो रिलीजियस सॉन्ग था उसके अंदर मिसल ने लैटिन टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पर भी इसका रिलीजियस से ही रिलेशन पता चल रहा है। ओके, देन द कैंटोर रिहर्सल्स द संडे इनरॉइड। कैंटोर का मतलब गायक, जो गायक था वो रिहर्सल कर रहा था संडे को भी, शुरुआती प्रार्थना की रिहर्सल कर रहा था, तो यहाँ पर भी ये रिलीजियस से ही रिलेटेड है। सिर्फ यहाँ पर ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर इंटरमिशन मतलब जो एक छोटा सा ब्रेक होता है, तो यहाँ पर ये किसी भी अदर सॉन्ग का शुरुआती पार्ट गा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर और बाकी सभी जगहों पर इस इनरॉइड का मतलब रिलीजियस है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन ये एक्टिव पैसिव से है, तो मैंने आपको क्या रूल बताया? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? वर्ब, वॉज बीइंग, और यहाँ पर हमें करना है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, मतलब रिवर्स जाना है। तो ये वॉज बीइंग, तो वॉज बीइंग BING मैक्सिमम ये लगता है इस वर्ब को देखकर। अब हमें पहचानना है टेंस, और बीइंग लगता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस में, तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल अब हम देखते हैं। यहाँ पर ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और हमें दिया गया था पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हमें दिया गया था वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये है हमारा सब्जेक्ट। ओके, तो इसको अब हमें एक्टिव में वापस कन्वर्ट करना है,
तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, या तो इसका कन्वर्ज़न ये होगा या फिर इसका कन्वर्ज़न एक और एसएससी एक्सेप्ट करती है। इसकी जगह पर हम ऐसे सब्जेक्ट प्लस V2 का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये भी एक्सेप्टेबल है। अभी आप देखिए, या तो हमें ऑप्शंस में ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए, तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ये है वॉज कंप्राइज्ड, तो हमें क्या देखना था कि वॉज वर प्लस V2 हो, तो वो वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। लेकिन कब? जबकि वो आईएनजी वाला ऑप्शन ना दिया हो तब। अगर ये बाय था तो इसके बाद ये क्या है, ये हमारा है मल्टीपल रिसोर्सेज। मल्टीपल रिसोर्सेज एक्ट करेगा सब्जेक्ट की तरह, ठीक है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। तो सब्जेक्ट में होना चाहिए मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है, एंड फिर उसके बाद से ये होना चाहिए वर सजेस्टिंग। यहाँ पर आपको वर या वॉज प्लस व प्लस आईएनजी वाला कॉम्बिनेशन तो मिल रहा है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पर एरर है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्सेज हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ रिसोर्सेज लिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, और ये द ऑपरेशन तो ये डेट के बाद आया है, तो ये तो कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो नहीं सकता, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर भी द ऑपरेशन है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर है मल्टीपल रिसोर्सेज सजेस्टेड द ऑपरेशन वॉज कंप्राइज्ड इंटरनली, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड पार्ट गिवन है इसको हमें करेक्ट करके लिखना है। तो देखिए, पहले तो एरर देख लेते हैं कि सी हैज़ द रेपुटेशन टू बी अ काइंड वुमेन, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये है हमारा प्रीपोजिशन। एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन ठीक से नहीं पढ़ा है तो माइंड मैप से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीपोजिशन के माइंड मैप की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। टू होता है प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑब्जेक्ट जो होता है एक नाउन होता है, ठीक है। तो ये जो बी है ये क्या है? बी है वर्ब, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन बोलता है भाई मेरे पीछे तो सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इन दोनों का सच्चा वाला बॉन्डिंग। तो टू के बाद नाउन चाहिए, तो बी है। अब हम अगर वर्ब से नाउन बनाते हैं तो वर्ब से नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वर्ब होता है इसमें हम आईएनजी को प्लस करते हैं और जीरंड बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? जीरंड बनाते हैं। और ये जीरंड किसकी तरह बिहेव करता है? ये जीरंड बिहेव करता है नाउन की तरह, ठीक है, समझ आया। तो बी का क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये प्रीपोजिशन खुद भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर सेंटेंस पढ़ा जाए तो सी हैज़ द रेपुटेशन टू बी अ काइंड वुमेन नहीं होता, ये होता है सी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ काइंड वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन भी चेंज होगा, ऑफ आएगा। नंबर 2 ऑफ बीइंग अ काइंड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 15 में ये हाईलाइटेड वर्ड्स को हमें करना है रिप्लेस और बताना है एरर क्या है, ठीक है। तो बोला है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, तो डॉक्टर ने उसको एडवाइज किया टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। तो ये भी पोर्शन है कंजंक्शन का, कंजंक्शन में पैरेललिज्म का। तो पैरेललिज्म के रूल देखिए। पैरेललिज्म क्या होता है कि व्हेन टू एक्शंस आर जॉइंड बाय एंड या फिर और, अगर जो दो एक्शन एंड या और से ज्वाइन होते हैं तो दे मस्ट बी इन सेम फॉर्म, तो वो दोनों सेम फॉर्म में ही होने चाहिए। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या दिया है? अगर एंड से पहले टू प्लस वर्ब है तो उसके बाद भी टू प्लस वर्ब ही होना चाहिए, और अगर एंड से पहले वर्ब प्लस आईएनजी है तो एंड के बाद भी वर्ब प्लस आईएनजी ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जो कंजंक्शन होता है वो बहुत ही लॉयल होता है, ठीक है, ये लॉयल होता है, और ये हमेशा जिन दो वर्ड के बीच में यूज़ होता है तो वो दो सेम वर्ड्स को ही ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है, कभी भी अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन नहीं करता, चाहे वो
सेंटेंसेस के बीच में आए तो सेम टाइप ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। इतना क्लियर हो गया? लेकिन हम इनको मिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर अब हमें करेक्शन क्या करना है कि शुरू में दिया था कि टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और लास्ट में दे दिया था कि डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, पर यहाँ पर होना क्या चाहिए कि टू एक्सरसाइज रेगुलरली। टू अवॉइड ईटिंग स्वीट मतलब टू प्लस वर्ब, एंड के बाद क्या दे दिया है, वर्ब आईएनजी वाला, तो ये पैरेललिज्म को बिगाड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर डूइंग की जगह क्या होएगा, टू, तो क्या हो जाएगा, ये भी एंड के बाद भी टू प्लस वर्ब। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, टू अवॉइड स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्ट स्पीच से है। ओके यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे हमें दिया गया है डायरेक्ट स्पीच और हमें करना है इनडायरेक्ट में चेंज। ही आस्क मी हैव यू डन योर होमवर्क, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का सेंस हो रहा है। ये पोर्शन को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एंड ये वाला पोर्शन होता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब भी ये वर्ब से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ़ या फिर वेदर का। ओके, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला वर्ब कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो यहाँ पर क्या है, आस्क्ड। आस्क्ड है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये आस्क्ड है तो ये एज इट इज सेम रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच का स्टार्टिंग होगा ही आस्क्ड से। अब नेक्स्ट रूल है स्टेप नंबर 2 में, यूज़ इफ़ और वेदर। इफ़ और वेदर का यूज़ करना है अगर जो क्वेश्चन में यस नो पूछने का सेंस आए। ठीक है, जैसे कि हैव यू डन योर होमवर्क, तो यहाँ पर क्या है कि किसी से पूछा जा रहा है क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क किया, तो वो रिप्लाई देगा यस और नो में। तो इस टाइप ऑफ जब भी क्वेश्चन पूछने का सेंस आए तो वहाँ हम इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये मी लगा करके हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़। इतना तक क्लियर। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड रूल है चेंज ऑफ टेंस। अब हम टेंस को बदलेंगे। टेंस क्या था, हैव डन, और हैव डन क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदलता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जाने में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था, ही आस्क्ड मी इफ, इतना हो गया था। अब इसके अकॉर्डिंग टेंस को भी हम बदलेंगे, तो क्या होगा इसका टेंस, हैड डन होगा। रूल नंबर 4 स्टेटमेंट वर्ड ऑर्डर। स्टेटमेंट के वर्ड का ऑर्डर हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वहाँ पर हम इन्वर्जन नहीं लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद वर्ब आएगा। जैसे कि ना तो हम हैव आई लिखेंगे और ना ही हम हैड आई लिखेंगे। ओके, 5th रूल में हमें ये करना है कि प्रोनाउन का चेंज करना है। प्रोनाउन का चेंज कैसे करते हैं, प्रोनाउन को चेंज करने का ये है ट्रिक। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई, वी, माई, आवर, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो सेकंड पर्सन यू, योर होता है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, ही, सी, दे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या दे रखा है, यू, और यहाँ पर क्या दे रखा है, यू। ये दोनों ही क्या है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, अब ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट है मी। तो यू का क्या हो जाएगा और योर का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा आई और योर का हो जाएगा माई। ठीक है, इस वाले में ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये यू जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था, और ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू का हो जाएगा आई। और हमें पता है कि यहाँ पर अब इन्वर्जन नहीं लेना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैड डायरेक्ट, ठीक है, आई हैड, डन। उसके बाद योर चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई में, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा होमवर्क ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई होमवर्क। हमें पता है कि यस नो वाले में इफ और वेदर दोनों से ही इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगी इस ऑप्शन में इफ आएगा या वेदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने इन्वर्जन दे दिया है। अभी हमने जो रूल पढ़ा था तो इनडायरेक्ट में इन्वर्जन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर वेदर है फिर भी यहाँ पर इन्वर्जन आ गया, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या है, वेदर तो है लेकिन सब्जेक्ट भी ठीक है, इन्वर्जन नहीं है, लेकिन जो वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा था वो पास्ट परफेक्ट में बदल गया था, तो हमें हैड चाहिए था, तो हमें यहाँ पर हैड चाहिए, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, हैव गिवन है, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने ये इफ़ या वेदर यूज़ ही नहीं किया, तो ये भी रॉन्ग। यहाँ पर इफ़ का यूज़ हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दिया है और हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या दिया है, ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच। उसने कहा कि वो मीटिंग ज्वाइन करेगा लंच के बाद। क्या आएगा यहाँ पर, ही सेड, ये तो करेक्ट है। ये है डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। तो हमें इनडायरेक्ट में दिया हुआ है वुड और हमें जाना है डायरेक्ट पर, तो वुड की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, विल, ठीक है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में विल है। तो यहाँ वुड है, ये इनकरेक्ट, सेल है, ये भी इनकरेक्ट, कैन है, ये भी इनकरेक्ट, इसमें विल है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वॉइस और नरेशन दोनों में ही सबसे पहले आपको वर्ब देखना है, देन सेंटेंस देखना है, देन इनके रूल लगाने हैं। VTR आपको फॉलो करना है, ठीक है। VTR मतलब पहले वर्ब, देन टेंस, देन उसके बाद रूल। डन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, आई विल ज्वाइन मीटिंग आफ्टर लंच ही सेड। क्वेश्चन नंबर 18, ये है हमारा PQRS से क्वेश्चन। इसको भी करने का एक रूल है। सबसे पहले आप सभी सेंटेंसेस को एक बार देखिए, देखते ही क्या फील हो रहा है। जैसे कि ये किसी डाटा कलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल पैसेज है, तो लॉजिक लगाकर ही हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमें इसे देखना है, फिर उसके बाद हमें इसमें क्या लॉजिक लग सकता है वो सोचना है। तो इसको देखकर हमें फील आया कि ये डाटा एनालिसिस से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। हमने लॉजिकल सीक्वेंस अपने लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम बिठाना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। जब हमारे पास डाटा आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ट्रैक करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और सेगमेंटेड करते हैं। एनालाइज करके उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। कर लिया, तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, हमारा फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होगा, इन सभी स्ट्रेटेजीज को फ्रेम करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था हमें डाटा कलेक्शन वाला, तो यहाँ पर कलेक्टेड, तो ये पढ़कर देखते हैं, यूज़र इंटरेक्शंस वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म, तो ये हो जाएगा 1 पर, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा क्योंकि हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ये कलेक्शन डाटा का दिखा रखा है, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब 2 ही ऑप्शन हमारे पास बच गए हैं। अब देखते हैं सेकंड पर हमें क्या करना था, हमें डाटा को ट्रैक और मेज़र करना था, तो यहाँ पर ट्रैक है, डेमोग्राफिक मैट्रिक वर ट्रैक फ्रॉम द कैंपेन डैशबोर्ड। मतलब पहले तो इन्होंने प्लेटफॉर्म से डाटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद कैंपेन करके उस डाटा को ट्रैक किया, ठीक है। अब इसके बाद तो ये इसके बाद सेकंड वाला आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना था, एनालिसिस। एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर। तो जो एनालिस्ट थे उन्होंने क्या किया, यूज़र के एज और उनके बिहेवियर के बेसिस पर लोगों को सेगमेंटेड किया, 3 देन 2 देन 4। अब बच गया 1, ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या दिखा रखा है, आउटरीच रिजल्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 में भी दिया है पैसेज, तो इस पैसेज को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले किसी भी पैसेज का हमें ओपनिंग सेंटेंस
फाइंड आउट करना होता है। अब हम ओपनिंग सेंटेंस को कैसे फाइंड करेंगे? ओपनिंग सेंटेंस जो होता है उसमें या तो डेफिनेशन होगा या तो इंट्रोडक्शन होगा। रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो रिसर्च के बारे में बताया गया है, रिसर्च का डेफिनेशन ये दिया गया है कि रिसर्च एक फाउंडेशनल पिलर है एकेडमिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस का। तो हमने ओपनिंग सेंटेंस को फाइंड आउट कर लिया है। ओपनिंग सेंटेंस होगा टू से स्टार्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ओपनिंग सेंटेंस मिलने के बाद हमें देखना होगा कि कौन सा सेंटेंस इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा हो। तो जैसे कि इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू डिस्कवर अ न्यू फैक्ट्स। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इसके बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ये दे रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। अगर आप देखें तो ये भी 3 से स्टार्ट है, ये 4 से, ये 1 से, तो ये तीनों हो जाएंगे गलत। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। दिस कैन बी आइदर थियोरेटिकल एम टू एक्सपेंड नॉलेज। और यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन आर देन डॉक्यूमेंटेड। मतलब कि अभी तक इन्होंने क्या बोला है कि देन डॉक्यूमेंटेड, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स थे उनको फिर इन्होंने डॉक्यूमेंटेड कर दिया। तो ये एकदम लास्ट प्रोसीजर हो सकता है। तो इस रिसर्च का पूरा प्रोसीजर जो है वो अभी रहता है। डॉक्यूमेंटेशन कब होता है? जब सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये 4 वाला आ जाएगा लास्ट में। तो बचा थर्ड, और थर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। Question number 20. While the proposal appeared paramagnetic on the paper, its implementation proved less complicated than expected. Paramagnetic का मतलब होता है दृष्ट, कि जो प्रपोजल देखने में बहुत ही आसान फील हो रहा था वो इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉम्प्लिकेटेड से पहले क्या यूज़ होना चाहिए, लेस, मोर, मच या रेदर। तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव की डिग्री होती है कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड, एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड से पहले सिर्फ मोर ही आ सकता है, लेस नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, रेदर नहीं आएगा, मोर आएगा, क्योंकि मोर कॉम्प्लिकेटेड एक डिग्री है। ठीक है। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप कॉन्सेप्ट का बेटर क्लियरिटी चाहते हैं तो हमने ग्रामर को माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ा रखा है। आप उन माइंड मैप्स को जा करके देखिए और अपने सारे डाउट और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माइंड मैप के लिंक्स मिल जाएंगे।